नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जिज्ञेस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 24 जून और 24 जून को आपका एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का एग्ज़ाम था, जो कि दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस से आपका 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 प्रश्नों में से अधिकतम रियल प्रश्न हो सकते थे, वे मुझे मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे वो लोग नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कॉमेंट भी। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा किरण देसाई। ये जो पुस्तक है भारतीय लेखक किरण देसाई के द्वारा लिखा गया था, और इनका ये दूसरा उपन्यास था, ठीक है। यह आपका 2006 में प्रकाशित हुआ था। इसने उस वर्ष के लिए मैन बुकर पुरस्कार और साथ में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फ्रिक्शन अवार्ड और 6 वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड सहित कई पुरस्कार है जो कि जीती थी, ठीक है। तो ये पूछा गया था। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि अभी दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का जो है कि नोटिफिकेशन है, जो कि दोस्तों आपका आउट हुआ है, ठीक है। तो जो लोग भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी के अलावा रेलवे का, बैंक का, डिफेंस का, या आपके स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, टॉप से टॉप एग्जाम जैसा यूपीएससी से लेकर निम्न से निम्न एग्जाम ग्रुप डी तक के किसी भी एग्जाम का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए एक मौका है। टेक्स्ट बुक की तरफ से उम्मीद की किरण सेल है जो कि चलाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों आपका जो ईयरली का टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है मात्र आपको 466 रुपये में मिलेगा, और कूपन कोड अगर आप एपीज यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। इसमें दोस्तों आपको एसएससी सीजीएल का 254 PYQ जो कि प्रीवियस पेपर के नाम से हम लोग जानते हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में 931 मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों आपको एसएससी सीजीएल 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर नवंबर माह में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो कि अभी नया भी आपका सीजीएल का टायर 1 का, टायर 2 का सभी एग्जामों का अपलोड कर दिया गया है। साथ में एसएससी के अलावा जिस एग्जाम की भी तैयारी आप कर रहे होंगे उन सभी एग्जामों का भी इतना मॉक टेस्ट और इतना PYQ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, मात्र एक ही पास में, जो कि आपको 466 रुपये में देखने को मिलेगा 1 साल के लिए, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉमेंट सेक्शन में पिन क्या हुआ रहेगा, आप लोग जाकर वहाँ से चेकआउट एक बार जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कितने वर्ष की अवधि के दौरान सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा 5 वर्षों के लिए, ठीक है। 5 वर्षों के लिए दोस्तों आपका ये योजना है जो कि कार्यान्वित किया जाना है, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PMMSY के नाम से भी जानते हैं। यह आपका मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 24-25 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित करना है, ठीक है। इसके अलावा इस योजना पर अनुमानतः जो रुपये निवेश किया जाएगा वो आपको 20,050 करोड़ रुपये है, जो कि निवेश किए जाने की योजना है, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 में किस राज्य में महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस नामक पहल की शुरुआत की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है आपका कुछ और दिया गया हो, मे भी आपको इस प्रकार दिया गया हो कि साहस जो योजना है किसके लिए दोस्तों आपको शुरू किया गया था, तो महिलाओं का सेफ्टी के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए, ये आपका ऑप्शन था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो अगर किस राज्य के द्वारा ये योजना को शुरू किया गया है, तो तेलंगाना राज्य के द्वारा ये इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। साहस देश में अपनी तरफ की पहल है, जिसमें उद्योग, जिन कार्यों और एक राज्य पुलिस बल के बीच सहयोग है जो कि आपका शामिल है, ठीक है। साहस बल की बात करेंगे तो ये आपका 19 मई 2023 को तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने लॉन्च किया था। इस पहल के अंतर्गत जारी हैदराबाद में साहस, माइक्रोसॉफ्ट साहस साथी, चैटबॉट साहस, व्हाट्सएप नंबर और ऑनलाइन सुविधाएं जो कि प्रदान करना है। लक्ष्य की बात करेंगे तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। उद्देश्य की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 123 राष्ट्रपति को डैश का अधिकार देता है, ठीक है। तो
अनुच्छेद 123 की बात करेंगे तो ये संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति का अधिकार देता है, अध्यादेश का। ठीक है, अध्यादेश उस समय लाया जाता है जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और देश को कानून की जरूरत हो। ठीक है, तो ये आपका अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति की शक्ति बनाने वाले आदेश को राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति माना जाता है। अध्यादेश को संसद के द्वारा 6 सप्ताह के भीतर पुनः अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसका मतलब जब आपका अध्यादेश ला दिया गया है तो इसको आपका जब संसद का सत्र चलेगा तो 6 सप्ताह के भीतर इसको संसद में पास करना होगा। इसके अलावा अध्यादेश का अधिकतम जीवन 6 महीने और 6 सप्ताह तक सीमित है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों के लिए अध्यादेश जारी करता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। इसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत में सबसे अधिक अध्यादेश जारी किए हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी राज्य का राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। जिस प्रकार आपका राष्ट्रपति 123 के तहत, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न पूछा गया था वो क्लियर कट पूछा गया था कि अनुच्छेद 24 है जो कि आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद जो 24 है उसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, इससे संबंधित है। इस लेख के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम, कारखाने या खानों में काम करने की अनुमति नहीं है। हालांकि बच्चे को गैर खतरनाक नौकरियों में नियोजित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम है जो कि कहाँ हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था ये पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था कि कब हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि कब हुआ था तो इसका राइट आंसर आपका 1984 होगा, लेकिन आपसे पूछा गया था कहाँ हुआ था तो काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है वहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काठमांडू इसका राइट आंसर है। दक्षिण एशियाई खेल जिन्हें दक्षिण एशियाई संघ खेलों यानी कि ASEAN खेलों के रूप में जाना जाता है, पहली बार वर्ष 1984 में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा खेल के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों के मध्य सद्भावना और मित्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तब से दक्षिण एशियाई खेलों को समय समय पर आयोजित किया जाता रहा है। आमतौर पर हर 2 वर्ष में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित देश दक्षिण एशिया के भाग लेने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा 2025 का दक्षिण एशियाई खेल 2025 में भी होना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको कहाँ होगा, ये आपका पाकिस्तान में होगा। ठीक है, पाकिस्तान स्थित लाहौर में आपका ये दक्षिण एशियाई खेल होना है आपका 2025 में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि खुदीराम बोस ने किसकी सहायता से न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के जीवन पर एक प्रयास किया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका प्रफुल्ल चाकी हो जाएगा। ठीक है, खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी की सहायता से न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के जीवन का प्रयास किया था। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बमबारी के आरोप में फांसी दी गई थी, जिसके हमले में बैरिस्टर प्रिंगलर केनेडी की पत्नी और उसकी बेटी की मौत हो गई थी। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम की वेदी पर अपने जीवन का बलिदान कर दिया। मुजफ्फरपुर जेल जहां उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई का नाम बदलकर खुदीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो गठन है आपका अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा किया था वित्त आयोग से संबंधित। जब आपका प्रश्न आया था कि वित्त आयोग में सदस्यों का संख्या कितना होता है, तो वित्त आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक आपका होता है अध्यक्ष और 4 होता है आपका सदस्य। ठीक है, और इसके अलावा अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग संघ और राज्य सरकार के बीच कुछ राजस्व संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य से एक संवैधानिक निकाय है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था। इसका गठन 1951 में किया गया था और पहले वित्त आयोग के जो आपके अध्यक्ष बने थे वो बने थे KC नियोगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अभी वर्तमान में आपका 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष आपके बने हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया आपके जब आपका नीति आयोग बना था 2015 में, उस समय
आपके पहले उपाध्यक्ष भी बने थे, वही उपाध्यक्ष नीति आयोग के पहले अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, इसका भी लैंग्वेज आपका कुछ और पूछा गया था कि जो मराठा है वो आपका किस मुगल सम्राट के दौरान ही सबसे ज़्यादा फेमस या शक्तिशाली हुआ, तो कह सकते हैं औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, औरंगजेब उसका भी राइट आंसर था, इसका भी राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा मराठा शासक शिवाजी ने उत्तर और दक्षिण कोंकण के क्षेत्र में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मराठा साम्राज्य के प्रसार को रोकने के लिए औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पर कब्जा कर लिया। शिवाजी ने 1665 में राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो आपसे पुरंदर का संधि भी पूछा जा सकता है, किसके मध्य हुआ और कब हुआ, तो 1665 में राजा जयसिंह के मध्य शिवाजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अमीवा से रिलेटेड पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था इनमें से कौन सा सही है। तो एक्यूरेट तो हमें नहीं मिला है, लेकिन थोड़ा बहुत हमने इधर उधर से करके आपके लिए अमीवा से संबंधित एक प्रश्न को क्रिएट किया है कि अमीवा की विशेषता की सूची दिया गया है। कथनों के संदर्भ में सही विकल्प चुना है। पहला कथन है कि अमीवा एक कोशिकीय जीव है। दूसरा है इसमें संकुचनशील रिक्तता नहीं होती है। तीसरा है इसकी गतिशील संरचना सिलिया है। अमीवा भोजन को फागोसाइटोसिस के माध्यम से निकलता है। ठीक है, तो बताना है कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 और 4 आपका सही है। इसके अलावा अमीबा की बात करते हैं तो एक कोशिकीय जीव है जो इसमें भोजन को संग्रहित करने के लिए खाद्य रिक्तता और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए संकुचनशील रिक्तता होती है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया था नहीं होती है। इसकी गतिशील संरचना स्पोडिया है और अमीबा भोजन को फागोसाइटोसिस के माध्यम से निकलता है। ठीक है, बाकी क्या पूछा गया था एक्यूरेट क्वेश्चन जो भी लोग को याद है एग्जाम देकर आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम पर बताने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका फंक्शन पूछा गया था, फंक्शन दिया गया था न्यूक्लियोलस का, इसके अलावा न्यूक्लियस का, इसके अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया का और राइबोसोम का। बताना था कि इनमें से कौन सा कथन जो आपका सही है, जिसमें से स्टूडेंट का कहना है कि जो राइबोसोम का जो कथन दिया गया था फंक्शन ऑफ स्टोरेज का, वो दोस्तों आपका सही था। तो ये आपसे पूछा गया था, जो लोग भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, बाकी जिन लोगों को एग्ज़ाम देना है वो लोग ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लियस का कार्य की बात करते हैं तो न्यूक्लियस कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण और राइबोसोम के उत्पादन में मदद करता है। नाभिक के कार्य की बात करते हैं तो नाभिक के कोशिका के भीतर दोहरी झिल्ली वाला एक गोलाकार अंगक होता है। केंद्रक कोशिका के अंदर सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। अनुवांशिक जानकारी भी ले जाता है। नाभिक के भीतर एक विशेष स्थान होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, जो राइबोसोम संश्लेषण में शामिल होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस क्रोमोटिन के एक गैर झिल्ली बंद संघनित क्षेत्र होता है। ये सक्रिय राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण के लिए स्थल के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस के भीतर प्रोटीन की साइटोप्लाज्म से आयात किया जाता है। इसके बाद आरएनए का उपयोग करके उन्हें बड़े और छोटे राइबोसोमल सब यूनिट में इकट्ठा किया जाता है। बाकी राइबोसोम की बात करते हैं तो ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे घने कोशिकांग है और इनका व्यास लगभग 20 नैनोमीटर होता है। वे आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम का कार्य अमीनो एसिड की श्रृंखला के अनुसार प्रोटीन का संश्लेषण करना है। राइबोसोम विशेष प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड एकत्र करने की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो यह एक दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिका अंगक होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, जो कि आपके एग्जाम का प्रश्न पहले बन चुका है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया था। इसके कार्यों को देखें तो यह ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हेपेटोसाइटिस में विषहरण प्रक्रिया में शामिल है। यह कोशिका के चयापचय गतिविधियों को विनियमित करने में मदद करता है। यह कोशिका वृद्धि और गुणन को बढ़ावा देता है। यह एटीपी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट आपका है कि 1907 में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था। आपसे पूछा गया था कहाँ नहीं, आपसे पूछा गया था कि मैडम कामा ने अपना पहला तिरंगा कब फहराया था। जिसका राइट आंसर 1907 था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1907 होगा। अगर आपसे पूछा जाता कहाँ, तो इसका राइट आंसर होता स्टुटगर्ट। ठीक है, 1907 में मैडम कामा ने स्टुटगर्ट में अपना पहला झंडा है जो कि फहराया था।
भिखाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख व्यक्ति थे। वो विदेशी धरती पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अग्रदूत की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इस अधिनियम के लिए उन्हें भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है। लंदन की अपनी यात्रा के दौरान भिखाई कामा श्याम पार्क में दिए गए भाषणों के लिए जाने वाले एक भारतीय राष्ट्रवादी श्याम जी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति 28 दिसंबर 1885 को जो स्थापित हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी से भी मिले। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि यू श्रीनिवास का जो संबंध है किस वाद्ययंत्र से है। तो यू श्रीनिवास की बात करेंगे, जिनका पूरा नाम था उप्पा लापू श्रीनिवास, जिनका संबंध की बात करेंगे तो मैडोलिन वादक हैं ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा मैडोलिन, जो कि पहले आपके जो पीडीएफ दिया गया है उसमें क्लियर कट दिया गया है कि यू श्रीनिवास का जो संबंध है वो आपका किससे है, तो भारतीय मैडोलिन वादक से ही। इसके अलावा अगर आपसे शास्त्रीय संगीत पूछा जाएगा तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। और इनको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था 1998 में, यानी कि 1988 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी भारत सरकार के द्वारा है जो कि प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अभी तक आपका इतना ही क्वेश्चन मिला है, जो कि 100% आपका 100% रियल है। एक क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट से था, एडवाइजरी बनाया गया है 4 साल के लिए। वो आपका डिपार्टमेंट का नाम याद नहीं आ रहा था, तो जिन लोगों को याद है वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपका जो एसएससी सीरियल का वैकेंसी आया है, अगर उसका तैयारी करते हैं या एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या एसएससी के अलावा रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो उसका तैयारी करते हैं, तो टेक्स्ट बुक के ईयरली पास प्रो से जुड़ना ना भूलिएगा। मात्र 466 रुपये में कूपन कोड APG के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है। जय हिंद।